जो कार्यपालिका है वो किस तरह से अपना कर्तव्य निभा रही है, न्यायपालिका किस तरह से कर्तव्य निभा रही है, और क्या विधायिका भी अपने कर्तव्य निभा रही है। इन चीज़ों पे हम चर्चा करेंगे, क्योंकि कई लोग कहते हैं, मे बी आई एम इन सम वॉट टू सम एक्सटेंट इन एग्रीमेंट विद देम, कि जो डेमोक्रेसी का जो ढांचा है उसके जो स्ट्रॉन्ग पिलर्स हैं, जो स्तंभ हैं लोकतंत्र के, वो गिरते जा रहे हैं, ध्वस्त होते जा रहे हैं। और आज के दिन स्थिति ये है कि अगर लोगों के मत काटे जाएं एंड पीपल आर नॉट गिवन द राइट टू वोट, देन व्हाट इज लेफ्ट ऑफ डेमोक्रेसी। तो एक इन ब्रॉड विषयों पे हम चर्चा करेंगे। एंड आई हैव विद मी अ मैन हु इज़ एक्स्ट्रॉर्डनरी इन एवरी सेंस ऑफ द वर्ड। ऐसी शख्सियत जो अपने मन की बात, कुछ लोग तो मन की बात एक तरीके से करते हैं ये, बट ये ऐसे शख्सियत हैं जो अपनी मन की बात बेबाक तरीके से देश को बताते हैं कि देश की स्थिति क्या है और देश में क्या हो रहा है। और ऐसे लोग आपको कम मिलेंगे हिंदुस्तान में। सभी लोग डरते हैं कि कहीं ईडी ना पहुंच जाए, कहीं सीबीआई ना पहुंच जाए, लेकिन ये शख्सियत इन चीज़ों से नहीं डरती। मैं किसकी बात कर रहा हूँ? जस्टिस काटजू साहब की। इनके जो दादा थे वो एक फ्रीडम फाइटर थे और वो मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर रहे। वो उसके बाद वो कैबिनेट में डिफेंस मिनिस्टर रहे, होम मिनिस्टर रहे। और इनके जो पिता थे वो भी लेजिस्लेटिव असेंबली यूपी के मेंबर रहे, उसके बाद वो जज बने। और इनके अंकल जो थे वो चीफ जस्टिस इलाहाबाद हाई कोर्ट के बने। और मार्कंडेय काटजू साहब एक ऐसे वकील हैं जो मतलब कि एक रोरिंग प्रैक्टिस को छोड़ के, लेबर लॉ पे, टैक्सेशन लॉ पे, रिट पिटिशंस पे, रोरिंग प्रैक्टिस को छोड़ के ये न्यायाधीश बने। और पहले 1991 में ये बने जज इलाहाबाद में। उसके बाद 2004 में मद्रास में आए, फिर दिल्ली में आए, फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में आए। 2006 से लेकर 2011 तक आप सुप्रीम कोर्ट में रहे। और आपसे मैं सबसे पहले ये सवाल पूछूंगा, क्या आप सोचते हो कि इज डेमोक्रेसी इज इन डेंजर इन इंडिया? ये पहला सवाल है। देखिए, इस सवाल का जवाब देने के लिए आपको समझना चाहिए कि डेमोक्रेसी इज़ नॉट एन एंड इन इटसेल्फ, इट कैन ओनली बी अ मीन्स टू एन एंड, एंड द एंड मस्ट बी रेजिंग द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल एंड गिविंग देम बेटर लाइफ्स. If democracy helps in achieving that end, it is a good thing. But in India, it does the reverse. देखिए, डेमोक्रेसी इन थ्योरी और इन जनरल की बात करना फ़र्क है. यू हैव टू सी हाउ डेमोक्रेसी इज प्रैक्टिस्ड इन इंडिया. करेक्ट. लार्जली इट रन्स ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट एंड रिलीजियस वोट बैंक्स. हमारा जो वोटर वोट देने जाता है 90%, 100% मैं नहीं कह रहा हूँ, ये नहीं देखता है कि जो उम्मीदवार है अच्छा आदमी है, बुरा है, पढ़ा लिखा, अनपढ़, क्रिमिनल, नॉन क्रिमिनल. ये नहीं देखता कि बेरोज़गारी बढ़ रही कि नहीं, गुर्बत बढ़ रही कि नहीं, कीमतें बढ़ रही हैं कि नहीं. सिर्फ जात बरादरी पे जाता है. 2024 का चुनाव हुआ लोकसभा का. हाफ द MPs इलेक्टेड हैव बिग क्रिमिनल बैकग्राउंड्स. हाफ आप देख लीजिएगा गूगल में. इसका क्या मतलब? इसका मतलब कि आपका जो वोटर है वो नहीं देखता है कि ये क्रिमिनल है कि नहीं. वोटर के पास चॉइस ही क्या है? गरीब आदमी है. मैं आपसे थोड़ा सा, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा डिफरेंट है, इसीलिए ये चर्चा होगी. देखिए, जो गरीब आदमी है उसके बेचारे के पास तो है ही नहीं कुछ. उनके पास ना तो धन है, ना कोई सुविधाएं हैं, ना उनके बच्चे अच्छे स्कूल जा सकते हैं, ना उनको कोई और सुविधाएं मिलती हैं. तो जो लोकल आदमी है जो उनको धमकाता है, डराता है, वो कहता है कि अगर तुम वोट नहीं करोगे तुम्हारी हालत और बदतर हो जाएगी. तो ये केवल कास्ट की बात नहीं है. इट इज़ एन इशू रिलेटिंग टू द नेचर एंड द एक्सटेंट ऑफ पॉवर्टी इन आवर कंट्री. मे आई एक्सप्रेस माई ओपिनियन? देयर आई डिफर फ्रॉम यू. प्लीज़. मैंने कभी जिंदगी में वोट नहीं दिया और ना दूंगा. आई विल नॉट पार्टिसिपेट इन दिस फास्ट. मोदी जी जीते हैं तो अक्रॉस कास्ट लाइंस जीते हैं ना. उनकी जीतने की वजह क्या कास्ट है? उनकी जीतने की वजह सुन लीजिए. अब क्योंकि आप बात कर रहे हैं ना कि भाई फ्यूडल है. आई एम टेलिंग यू कि देखिए 80% पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज हिंदू. आई एम ओनली इन आंसरिंग योर क्वेश्चन कि एवरीथिंग इज डन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट. नाउ अक्रॉस कास्ट,
across creed, people voted for Modi. And if your logic is right, Muslim did not vote for Modi. I don't Muslims, agree. we are talking about the caste system in India. No, we're not talking about Yes, religion. because Hindu, they claim to represent Therefore- all castes, all Hindu castes. Therefore, no, it's not. There's no Hindu caste. No, all the caste mean Brahmins and Yadavs and Dalits. So therefore, the SCs voted for them. STs, the tribals voted for them. Other castes, the Thakurs voted for them. Everybody voted for Modi. Why? Because the nature of appeal, जो धर्म के आधार पे जो वोट मिला, वो कास्ट को उसने खत्म कर दिया. तो आपका जो बेसिक फाउंडेशन, That's right, you are right, that's right, correct. ठीक है ना? Therefore, there it didn't play, caste didn't play a role. Caste didn't play, but religion played a role. So therefore, the point I am making is that it is because of this kind of divisive communal politics that India has destroyed its democratic culture. Let's sort of move away from history All for a right, moment. okay. Let us see how the institutions are functioning today. All right. Take, for example, the Election Commission. What are your views on how the Election Commission is? देखिए, I'm a very clear views. All your institutions have collapsed. चाहे इलेक्शन कमीशन कहिए, अब जुडिशरी पे I don't want to comment much because मेरे ऊपर contempt of court एक बार चला दिया था इन लोगों ने. Just stay away from that. I'm staying away, that is why. But I'm saying all your state institutions have collapsed. Why? Because देखिए, मैंने again I'm coming back to it कि आप देखिए, you are a feudal country. Please let me explain in detail. आप देखिए, जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था 1950 में, उसमें we borrowed western models. We got parliamentary system of democracy from England, independent judiciary from England, then federal structure from USA, Bill of Rights from USA, and वो आयरलैंड से बोरो किया, वो जो चैप्टर 4 है. All that we borrowed from Western nations, and we set up a Western model constitution with fundamental rights and all that. In obviously the founding fathers were of the thinking that these modern institutions and modern principles will pull up our backward feudal society and bring it into the modern age. India was largely feudal, and it is still to quite an extent. I partly agree with you that India's mentality is feudal. सुनिए, तो उस टाइम पे probably the thinking of the founding fathers was कि हम लोग when we transplant a modern constitution from above on our backward feudal society, this modern constitution will pull up the backward society and bring it into the modern age. This was the thinking. गलती इसमें thinking में ये है कि ये transformation of a country from backward society into a modern age cannot be done by making constitutions. But sir, this doesn't answer the question of how they have captured the institutions. Because the institutions have not been captured because society is feudal. Institutions have been captured because of greed. मतलब कि एक bureaucracy है, Correct. जो सही तरीके से काम नहीं करती, it has no spine anymore. जो CEC वगैरह जो बैठे हैं, वो सरकार के प्रति कुछ, has nothing to do with feudal. It is because they have no character. And That's right, character, that is right. Right now, character is built through education. The point that I was trying to come to. Character is built through education. Education must try and encompass, imagine a society which needs to live together. जो आप reunion की बात करते हो, मतलब Hindus and Muslims must live together. But once on the basis of religion, आप सोसाइटी को डिफाइड करोगे और फिर पैसा इस्तेमाल करके थ्रू इलेक्टोरल बॉन्ड्स एंड अदर मींस आप सबको खरीद लोगे, तो दैट्स नथिंग टू डू विद फ्यूडलिज्म. देखिए, सुनिए, अब सुनिए, मेरी बात सुनिए. जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ, at that time our political leaders were upright people. They were highly respected. यही मैं बात कह रहा था. I can give you for example, Kamraj was the chief minister of Tamil Nadu from 54 to 63. Correct. Kamraj plan. Highly, वो plan छोड़िए, highly upright. जो आज तमिलनाडु है, it is because of Kamraj. He was a bachelor, he died leaving no assets. मगर उसने सारे वहाँ engineering colleges खोले, schools खोले. पंडित नेहरू used to say that Tamil Nadu is the best administered state in India. जो आज तमिलनाडु है, it is the gift of Kamraj. अच्छा, West Bengal, Dr. B.C. Roy was chief minister after independence. He did MRCS, FRCP from England and topped in both. And he had a roaring practice, private practice of 50,000 rupees a month. तो वो सब छोड़ छाड़ के 500 रुपये महीने की वो चीफ मिनिस्ट्री करते थे और
in 2 hours every day he would medically treat poor patients while he was chief minister. यानी आज कलकत्ता जो है, it is the creation of Dr. B.C. Roy, जो सॉल्ट लेक बना है, ये सब उनका। Why this deterioration? मैं से यही हाँ, बात देखिए पूछ रहा हूँ। हुआ क्या, देखिए क्या हुआ कि जो मॉरल डिग्रेडेशन हुआ कि आपने जो कैपिटलिस्ट सिस्टम, कहने को तो आपने सोशलिस्ट वर्ड यूज़ कर दिया कॉन्स्टिट्यूशन में, आपने कहा सोशलिस्ट इकोनॉमी, इट वॉज प्योर कैपिटलिज्म। अब तो बिल्कुल यहाँ नेकेड हो गया। इवन इंडिविजुअल्स आर ओनिंग हाफ द वेल्थ ऑफ द 143 करोड़ पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। क्यों हुआ? Because capitalism only nothing to do with feudal society. नहीं, profits. It aims at profits to help with the country. So therefore, profit कमाना है बस। फिर इसका मतलब there are many complex issues. हाँ, you are right. You are right. Not just feudalism. नहीं, that's right. That's right ना. It is character of people. Correct. It is the nature of our economy and the way in which it is worked. It is the use of religion in politics. It's a complex that is right. set of reasons which has resulted in this. Question is, I asked you a simple question. Why do you think the EC is functioning the way it's functioning? Nothing to do with feudalism. And why are the voters lists? ये मैं बता रहा हूँ, ये लोग चाहते हैं कि अच्छी कुर्सी मिली रहे, EC कमिश्नर रहना चाहते हैं अच्छे बंगलों में, कुछ भी करने को तैयार है। हाँ, तो अब जानते हैं कि ज़्यादा फूफा किया तो निकाल बाहर करेंगे, कान पकड़ के निकाल दिए जाएंगे। तो दे वांट अ कंफर्टेबल लाइफ। तो जैसे ऊपर से ऑर्डर आते हैं वो दे डू इट। पहले तो ऐसा नहीं होता था। अरे बदल गया ना, धीरे धीरे सब बदलता गया ना। मैंने कहा कि देखिए, आई हैव ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर जवाहरलाल नेहरू। Nobody lifted a finger against him that he was corrupt. Nobody could lift him. And totally secular. Right. After independence, we had politicians of very high character, very upright people. It is a. मगर ये गिरता गया। Question is, we need to move forward as a nation. Now, there are two fundamentals on the basis of which a nation can move forward. One, a system of elections that is not based on communalism, a system of elections where the voters' right to vote is respected, number one. Number two, that there should be a judiciary, right, which is independent, completely independent. And number three, there should be a media who can speak truth to power. All these three things are lacking in this country today. Am I right or am I wrong? Now, may I give my response? Yes, and you will bear with me for a minute. Please. देखिए, our national aim must be very clear-cut. That is, we must transform India from a semi-backward country into a modern industrial giant like another China. Correct. Because unless we become a modern industrial giant, for which we have all the potential, we can never abolish our massive poverty, massive unemployment, massive problems of child malnutrition, lack of health care, lack of good education and all. Now, this must be our aim, clear cut. Right. इस पे कोई compromise नहीं होगी. I don't make compromises. ठीक बात. अच्छा, how do you do it? How do you transform India into a modern industrial giant? In my opinion, it can't be done by this democratic method, voting जो caste communal basis पे. अब बताइए, चाइना आज सेकंड सुपर पावर बन गया। उसकी $20 ट्रिलियन GDP है, यूएसए की शायद 31 ट्रिलियन, चाइना की 21 ट्रिलियन करीब। हमारी $4 ट्रिलियन उस पर भी मुझे बड़ा डाउट है, आवर स्टेटिस्टिक्स। हालांकि नाउ दे हैव लिफ्टेड, वी हैव अबाउट द सेम पॉपुलेशन, a little over 140 crore. China has lifted 80 to 90 crore people above the poverty line or become a super, because they don't permit elections. I respect you and your views, but the question is, if you start comparing China to India, you are comparing apples and oranges. And I tell you the reason why. India is such a heterogeneous country, such a heterogeneous society. There's no one language. China has Mandarin. There's no one race. There are several races. Only one religion in China. There are so many religions in India. So you cannot replicate what happened in China and make India like China. You can't do that because that has dangerous consequences for our democracy. So therefore you can't apply the Chinese model to India. तो हमें अपना एक मॉडल हमें तैयार करना पड़ेगा जिसके आधार पे गरीबी ख़त्म हो, बेरोज़गारी ख़त्म हो। बेरोज़गारी क्यों होती है? क्योंकि लोग एजुकेटेड नहीं हैं।
अगर आप देखिए 10वीं क्लास में, जब 12वीं क्लास में जब बच्चा जाता है, यू नो द ग्रोथ इनरोलमेंट रेशियो इन दिस कंट्री, व्हाट इट मीन्स, हाउ मेनी चिल्ड्रन मूव फ्रॉम क्लास 12 टू द यूनिवर्सिटी. When I became HRD minister, the gross enrollment ratio was 14. That means out of every 100 children in class 12, 14 reached university. And the average gross enrollment ratio of developed countries is 50, 60, 70. Right? That's where wealth is created. हमने कभी तवज्जो दिया ही नहीं एजुकेशन पे, और तभी वो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुई. तो वी नीड an enlightened person to lead us to the modern India that we are talking about. Now may I respond? Please. देखिए, ये आपकी विशफुल थिंकिंग है, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए. यू मे से वी शुड हैव रिवर्स ऑफ मिल्क एंड हनी फ्लोइंग, बट इट विल नॉट हैपन बिकॉज आवर पॉलिटिशियन आर ओनली इंटरेस्टेड इन विनिंग द नेक्स्ट इलेक्शन बाय हुक और क्रुक. दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन एजुकेशन. दे मे से एनीथिंग बट इन रियलिटी That's our fault. अच्छा सुनिए तो, अरे भाई बोलने दीजिए. 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज. कहीं ना कहीं चुनाव होता रहता है या तैयारियां उसकी होती रहती. इसका मतलब चुनाव का माहौल परमानेंट फीचर हो गया इंडिया का. तो आपके जो लीडर, पार्डन मी फॉर सेइंग सो, जो सब लीडर, सब पार्टी, आई एम नॉट ब्लेमिंग एनी पर्टिकुलर, उनका एक 1 पॉइंट प्रोग्राम होता है हाउ टू विन द नेक्स्ट इलेक्शन. और इलेक्शन जीतने के तरीका है नफरत फैलाओ, हिंदू मुस्लिम नफरत फैलाओ, कास्ट के. तो कोर्ट्स इसमें क्यों नहीं? अरे भाई कोर्ट, फिर आप चाहते हैं मैं मुझ पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट चल जाए? कंटेम्प्ट की बात नहीं है. देखो, आई एम आस्किंग यू, इफ दिस इज द स्टेट ऑफ द कंट्री, somebody has to, in the judiciary, has to say this is not right. Why is the institution not living up to its standards? मैंने बताया ना. What's the अब reason? मैं देखिए, Is it the appointment process? अरे भैया मैं बता रहा हूँ ना, आप सवाल पूछे जवाब सुनिए. देखिए हकीकत क्या है कि जितने जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के, रिटायरमेंट के बाद दे वांट सिनेक्योर्स. वही 65 साल पे रिटायर हो जाते हैं. आई विश आई वर जज ऑफ यूएस सुप्रीम कोर्ट, लाइफ लॉन्ग 90 साल तक मैं चलता जाता. मगर यहाँ 65 में यू आर एट द पीक ऑफ योर लाइफ. अब यू आर डिप्राइव्ड, सडनली डिप्राइव्ड ऑफ योर हाउस एंड योर सेक्रेटरीज एंड सो मेनी पर्क्स, कार एंड. तो आप चाहते हैं कि एक मुझे मिल जाए सिनेक्योर, 5 साल का टर्म मिले, पूरा उसमें सुप्रीम कोर्ट सैलरी, सुप्रीम कोर्ट जजेस बंगलो, सारे ये वो हैं. जैसे चेयरमैन ह्यूमन राइट कमीशन, हाँ ये वो मिश्रा को बना दिया, यानी वो नॉट इवन अ चीफ जस्टिस, वो रिजर्व लॉ अमेंड करके. वो क्या नाम था उसका, मिश्रा था, क्या नाम था, सुप्रीम कोर्ट जज, हु वाज नोन टू बी अरुण मिश्रा. दे जस्ट वांट कि रिटायरमेंट, बीजेपी गवर्नमेंट खुश रहे हमसे, ताकि रिटायरमेंट के बाद हमको 5 साल और टर्म मिल जाए, आराम की जिंदगी. Is that the only reason? और क्या रीज़न हो सकता है बताइए. नहीं सोचिए, इट्स अ बिग थिंग एट दैट एज 65. आप चाहते हैं कि भाई 5 साल और अच्छी, एंड देन मे बी सम अदर बेनिफिट्स ऑल्सो. भाई गवर्नमेंट इज़ वेरी पावरफुल. गवर्नमेंट जो होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट इज वेरी, इट कैन गिव यू सो मेनी अदर पहले बेनिफिट. तो ऐसा नहीं होता था आपके टाइम. राइट, नहीं पहले नहीं होता था. आप चीफ जस्टिस रहे तमिलनाडु के, मैं हाँ. आपसे पूछना था, कभी आप पॉलिटिशियन से नहीं मिले? नहीं, आई नेवर. तो फिर पहले अगर नहीं होता था तो अब क्यों हो रहा? अब होने लगा. अब मॉरल स्टैंडर्ड्स हैव डिटेरियोरेटेड. दिस इज नथिंग टू डू विद द जॉब आफ्टर रिटायरमेंट. अब क्या बताएं. नहीं, जॉब आफ्टर रिटायरमेंट भी बड़ा भारी वो है. Most of these judges, in fact, do arbitrations, earn a lot of money. And आर्बिट्रेशन में भी कमाते हैं. और गोगोई साहब को राज्यसभा का मेंबर बना दिया. वो ठीक है. I'm just saying, is it an institutional crisis, or is it just the fact that they want benefits after retirement? I'm not agree with you on that issue. Maybe I think there's an institutional crisis. I don't know whether I'm right or wrong. भाई इंस्टीट्यूशनल क्राइसिस भी है. मैंने कहा सारे इंस्टीट्यूशन इंडिया के कोलैप्स कर गए हैं. कुछ नहीं रखा है. अब फूफा करके आप चलाइए दिखाने के लिए. मगर फैक्ट इज ऑल इंस्टीट्यूशंस हैव कोलैप्स्ड इन इंडिया. एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैव बिकम सैफ्रनाइज्ड. दे आर नॉट सेंटर्स ऑफ लर्निंग. और we'll come to that. At the moment, I'm saying, do you think the appointment process has something to do with it? अब आप कहलवा रहे हैं मुझसे. अब तो अगर आपको सुप्रीम कोर्ट का जज बनना है तो आपको प्रो बीजेपी होना है. ये तय है. हाँ, अदरवाइज आप सुप्रीम कोर्ट जज नहीं होंगे. मुरलीधर को बनाया गया सुप्रीम कोर्ट जज. व्हाट डिड ही डू? ही ओनली ऑर्डर्ड कि वो दिल्ली में जो राइट्स हुए थे उसमें पुलिस को ऑर्डर किया था, उनके खिलाफ स्ट्रिक्चर्स, ओरल स्ट्रिक्चर्स किए थे. एंड ही वाज आउटस्टैंडिंग. I was talking about the institution. अगर ultimately
आपने अपने हाथ में ले लिया द प्रोसेस ऑफ अपॉइंटमेंट। हाथ में नहीं लिया, क्या थ्योरी, इन थ्योरी, ये इन क्या? प्रैक्टिस वो लिस्ट आती है गवर्नमेंट से आपके पास, नहीं, आप करिए इसको, साइन करिए ब्लैंक चेक को। नहीं, सारी तो नहीं आती। अरे भाई, सारी तो नहीं आती, बट लेट अस एग्री टू डिसएग्री। नहीं, सारी नहीं आती। वो तो देयर आर सम वेरी गुड जजेस आल्सो द सुप्रीम कोर्ट इवन नाउ, वो बात नहीं है। इशू इज के इंस्टीट्यूशनली द इंस्टीट्यूशन हैज फेल्ड अस, दैट्स व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट। आप किसी का उदाहरण ले सकते हो, किसी और जज की बात सकते हो, दैट डजंट सॉल्व द प्रॉब्लम। हाउ विल द इंस्टीट्यूशन maintain its independence if democracy is to survive? That's the larger question. It cannot, and that is why you need a revolution. देखिए, आप में मुझ में ये फर्क है, you are in favor of reforms. I believe कि reform is all humbug. This country, it is like a building which is totally dilapidated. देखिए, आप समझते हैं कि थोड़ा पैचवर्क बिल्डिंग को कर दो ठीक हो जाए। मेरी बिलीफ है इतनी जर्जर हो गई है वो बिल्डिंग कि अब उसको डिस्ट्रक्शन एंड फ्रेश कंस्ट्रक्शन इज रिक्वायर्ड। फ्रेश कंस्ट्रक्शन कौन करेगा? एंड द पर्सन हु कंस्ट्रक्ट्स इट विल बी बेटर देन दिस। आई विल आंसर यू। देखिए, ये कई लोग मुझसे कहते हैं, क्योंकि आई हैव ऑफन सेड दैट प्रेजेंट पॉलिटिकल लीडर आर वर्थलेस पीपल, दे हैव नो जेन्युइन लव फॉर द कंट्री, दे ओनली वांट पावर एंड वेल्थ फॉर देमसेल्व्स और देयर फैमिलीज। तो लोगों ने पूछा कि भाई फिर कहाँ से वो लीडर आएंगे? मैंने कहा देखो, ऑल हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस शोज that whenever a country is in great crisis, nature throws up great leaders. For example, in the 17th century, there was a great crisis in England between king and parliament. Us time, Oliver Cromwell, who was unknown, he rose and became the leader of the parliamentary forces. He was unknown. Thomas Jefferson, George Washington were hardly known, but they rose in the American Revolution. In France, Robespierre was a small town lawyer, not even in Paris, in Arras. वो लीडर हो गया। Lenin became a leader in Russia. तो कहने का मतलब ये है कि great leaders, I'm confident, will come. All historical experience shows कि time, but it will take time. Today they are not to be seen. आज तो मेरे आपके political leader all parties बिल्कुल। We are talking about tomorrow, and tomorrow means tomorrow. We're not talking about years hence. Something has to happen, no, between now and then. We can't give up on the system. देखिए, हम बता रहे हैं, अब देखिए कब आएंगे वो अच्छे लीडर, nobody can tell. You cannot be rigid about historical forms. You can't be rigid about forms. देखिए, मैं बता रहा हूँ कि अच्छे लोग आएंगे, अभी वो दिखाई नहीं दे रहे हैं। It will take time. Be patient. If I see a politician, I want to run away. I don't want to talk more. Totally selfish and only caring for power and wealth. But ये तो अभी हुआ है सर, पहले नहीं था ऐसा। अरे धीरे धीरे evolve हुआ भाई। हाँ तो therefore ना, मगर अब आएगा फ्यूचर में। सुनिए, फ्यूचर में आई एम कॉन्फिडेंट बिकॉज हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस शोज, ऐतिहासिक अनुभव बताता है कि जब कोई देश संकट में पड़ता है तो प्रकृति अच्छे अच्छे नेताओं को लाती है ऊपर। तो आएंगे, बट यू हैव टू wait for that. You have to be patient. It will take time. It can't come quickly. But in the meantime, India has to progress, na? So no, in the meantime, India has to suffer. कोई प्रोग्रेस होगा। देखिए, ये कॉकरोच जनता पार्टी, सुन लीजिए, अच्छा धर्मेंद्र प्रधान को अगर हटा दो, दूसरा एजुकेशन मिनिस्टर बन जाएगा, क्या फर्क पड़ेगा भाई? पहले तो हटाया नहीं जाएगा, ही विल रिमेन अनलेस मोदी वांट्स हिम आउट, ही विल नॉट बी रिमूव। दूसरा की हटा भी दिया जाए, नहीं, ये तो रिडिकुलस कि धर्मेंद्र प्रधान को हटा और चीख रहे हैं, आपकी पब्लिक चीख रहे, धर्मेंद्र रिजाइन हियर, ही विल नॉट रिजाइन। और दूसरी चीज़, रिजाइन भी कर दे, दूसरा एजुकेशन मिनिस्टर आ जाएगा तो फ़र्क कुछ नहीं पड़ेगा। फिर कहता चीफ जस्टिस को आफ्टर रिटायरमेंट कोई पोस्ट नहीं मिलनी चाहिए, और ये इलेक्शन कमीशन ठीक से। ये अच्छा रियल प्रॉब्लम जो हैं कंट्री के, मैसिव पॉवर्टी, मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट, मैसिव लैक ऑफ हेल्थ के, इस पर अभी दीपके का कोई बयान नहीं। देखिए, अभी दो नैरेटिव चल रहे थे इंडिया में। एक नैरेटिव जो बीजेपी ने चलाया था कि फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी और जीडीपी ग्रोथ, और हम लोग सरपास कर, जापान को सरपास कर दिए और जर्मनी के करीब पहुंचने वाले थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी। ये सब एक नैरेटिव। कॉन्ट्ररी नैरेटिव चल रहा था कि और बदतर हाल होती जा रही है, थिंग्स आर गेटिंग वर्स एंड वर्स। यानी समझ लीजिए कि 12 million youth are entering into the job market every year, but less than 500,000 jobs are being created in the organized sector of the Indian economy. तो बाकी 11.5 million कहाँ जाते हैं? They become hawkers, street vendors, stingers. That's because of lack of education. अरे नहीं, जॉब नहीं है साहब। तो jobs तभी होंगे ना if people are educated. तो लिहाजा ये सब चीज़ें जो
दो नैरेटिव चल रहे थे, एक जो प्रो गवर्नमेंट नैरेटिव, एक जो था कि और हालातें ख़राब होती जा रही। इसने ये कंट्रीब्यूशन किया कॉकरोच जनता पार्टी ने कि धड़ से दिखा दिया कि सेकंड नैरेटिव इज द करेक्ट वन, बिकॉज जो विद इन अ फ्यू डेज 20 मिलियन फॉलोअर्स हो गए। हाँ, 20 मिलियन। व्हाट डज इट शो? इट इंडिकेट कि कितना यूथ कितनी परेशान है। दे आर सीइंग द लूमिंग specter of unemployment. That's correct. So it shows the second narrative is the correct narrative. Things are getting worse. Correct. And the first narrative is just a. So therefore, all these things have happened in our neighboring countries because the narratives there were getting, as you know, the new narrative came and some change took place. Now, whether that change is for the good or for the for worse for the country, I don't know. But I'm saying this: even a revolution does not necessarily prove that it's going to bring about some good. देखिए अब let us agree to disagree on this, and but what I want to tell you, I have formed another party. जब मैंने देखा हाँ, वो मैंने सुना कि इश्क, हाँ, आपको भी हम चाहते हैं। अच्छा, इश्क करो पार्टी। इश्क करो पार्टी। अच्छा, मैंने बनाया, सब लोग सोचे कि ये क्या है कि वांटिंग अनदर वैलेंटाइन डे कि लड़के लड़कियां एक दूसरे को किस करें ये वो। तो मैंने उस पर आर्टिकल लिखा, आपको भेजा भी है मैंने। हाँ, मैंने देखा। मैंने कहा देखो, यू हैव मिसअंडरस्टूड मी। This country can only solve its massive problems if there is unity among our people. Correct. Which means that Hindus, Muslims, Sikh, Christians, and all castes must unite. Then only we will be able to launch the people's struggle, which will result in a better India. So, Ishq Karo means love all people. Correct. I'm not talking of kissing between boys and girls. ये मेरा मतलब था कि unity. I want to promote unity. तो हम चाहते हैं आप भी हमारे साथ हो जाएं। वो तो ठीक है, बट यही तो मैं कह रहा हूँ, यू आर आल्सो आस्किंग फॉर रिफॉर्म नाउ। नॉट रिफॉर्म। यस, दिस इज नॉट अ रेवोल्यूशन। नो, दिस इज, देखिए, रेवोल्यूशन का बिगिनिंग है। रेवोल्यूशन नहीं हो सकता है जबकि जन संघर्ष ना हो, जबकि यूनाइटेड पीपल स्ट्रगल। जन क्रांति आती है जन संघर्ष के बाद। अभी जन संघर्ष शुरू होना है जिसमें यूनाइटेड जन संघर्ष चाहिए। कौन करेगा? This is what the whole politics of this, करेगी, sir, the whole करो पार्टी करेगी। all politics in this country is based on hate, and you are projecting love. हाँ, I'm doing the reverse. देखिए, you're doing the reverse. देखिए, एक इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। अगर मेरी बात सही है, if what I'm saying is correct, people will come and join me. I am saying कि तुम लोग यूनाइट नहीं होगे, कभी नहीं अपने प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट वगैरह सॉल्व कर पाओगे। You must rise above caste and religion and other differences. So this is the purpose. That is reform, na? अरे भाई, reform at the first stage, but the ultimate aim is revolution. Reform to unite people so that they can launch a people struggle which will take. At least let's agree on this thing, that the first step is to reform society. Correct. To then change lock, stock and barrel the entire system. Yes, that's right. You agree with me on that? I agree with you. Okay, now let's move on to how do you think Parliament is conducting itself? अब मैं कह दूं तो फिर आप कह दीजिए। पार्लियामेंट मुझे कंटेम्प्ट में जेल भेज देगा भाई। नहीं, कोई नहीं। पावर ऑफ कंटेम्प्ट। नहीं, ऐसे कोई, हम तो हैं, आपके लिए हम खड़े हो जाएंगे। लेनिन ने कहा पार्लियामेंट इज अ टॉकिंग शॉप, रियल डिसीजंस आर टेकन बाय द एग्जीक्यूटिव। यहाँ भाषणबाजी आप कर दीजिए, भाषण देते रहिए, उसका कोई माने ना मतलब। यू जस्ट लेटिंग आउट स्टीम। पार्लियामेंट में क्या है? पार्लियामेंट इररिलेवेंट इंस्टीट्यूशन हो गया भाई। कोई तो पार्लियामेंट इररिलेवेंट है, जुडिशरी अपना काम नहीं कर रही, कार्यपालिका अपना काम नहीं करती, ब्यूरोक्रेट्स हैव नो स्पाइन। रिफॉर्म इन ऑर्डर टू लीड टू रेवोल्यूशन। अल्टीमेटली रेवोल्यूशन के बगैर नहीं हो पाएगा। देखिए, आपका समझिए ना कि योर प्रॉब्लम्स ऑफ इंडिया कैन नॉट बी सॉल्व विद इन द प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क। Constitutional यही तो what BJP wants, constitution must change. Change नहीं, it must be abolished. This constitution, देखिए, ये constitution मैं कहता हूँ, ये constitution का बना क्यों था? Democracy means, as Abraham Lincoln said, rule by the people for the people. Theory में तो democracy है, but reality is that everybody knows we are. Theory में भी नहीं है अब तो। अरे भाई, fundamental right दिएगा, freedom of speech, equality, liberty. अरे भाई, ये भूखा आदमी, बेरोजगार आदमी, उसको क्या मतलब फ्रीडम ऑफ स्पीच से? अब मगर आप लोग
सपोर्टर्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, डेमोक्रेसी के। मैंने कहा देखो तो फिर क्या होना चाहिए? There should be no Revolution freedom होना- of speech. नहीं, there should be no freedom of speech. Huh? There should be no freedom of no speech. freedom of speech. I don't. No liberty for I would. association. No would- fundamental rights. No fundamental. You don't deserve fundamental. You No are right to cast- life also. देखिए नहीं, राइट टू लाइफ है, मगर कैसे? अरे सुनिए, अरे भाई अब आप सुनिए, आप फ्रीडम के लायक नहीं है। Give me 2 minutes. I want to. Sure. I was invited to Dehradun University 3-4 years back to give a talk on the Constitution. तो बड़ा खचाखच हॉल भरा था, 300-400 लोग थे उस देहरादून यूनिवर्सिटी के हॉल में। फ्रंट रो पे प्रोफेसर विद सूट, टाई सूट, एंड somebody having PhD from Harvard and somebody from Yale, somebody from London School of Economics, बड़ा फ्रंट रो पे, पीछे स्टूडेंट खचाखच भरा हुआ था। तो the speech I gave, you can see on YouTube. I've seen it. One of the things I said कि ये जो सामने आपके प्रोफेसर बैठे हैं, कोई अमेरिका से PhD, कोई लंदन, 2 मिनट में मैं प्रूव कर दूंगा कि इनके खोपड़े में गोबर भरा हुआ है। Now listen, I don't laugh, I meant it. I said कि इनसे पूछिए कि इनकी लड़की अगर किसी दलित लड़के से शादी करना चाहे तो राजी होंगे? एक नहीं होगा, मर्डर करा देंगे, ऑनर किलिंग करा देंगे। मैंने कहा, I prove, I did not take 2 minutes, I took 1 minute. I'm not impressed by your PhD from Harvard here. What the hell you have in your head? You have gobar, casteism is gobar, cow dung. तो ये, I went as Chief Justice of Madras High Court, सुनिए, तो in 2004. So one day, one Justice Kanagraj, he was also High Court judge, he was of scheduled caste. He and his wife was upper caste, they had a love marriage 25 years old. तो शाम को courtesy call पे आए, मैं Chief Justice था। तो Mrs. Kanagraj told my wife कि when we were married 25 years back, we had a love marriage, my relatives performed my funeral rites on that date. And since then they had no connection with me. True. ये आपका मुल्क है, बैकवर्ड पिछड़ा मुल्क है। आप समझते हो कि हाँ मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, मेंटालिटी यही है। PhD हार्वर्ड का हाल है कि कास्टिज्म, उनकी लड़की दलित से शादी करे तब देख पूछिए, वेरी फुल ऑफ कास्टिज्म। ये बड़ा पिछड़ा मुल्क है। पीपल हियर आज बिल्कुल बैकवर्ड पिछड़े किस्म के लोग हैं। गलती तो हम समाज की है, सरकारों की है, हमारी है, हम लोगों की। अरे भाई यार समझो ना, आजकल जो आप कह रहे हैं कमल को पहले भाई तो नहीं अपर देते। कास्ट, देखिए जो अपर कास्ट हिंदूज आर सॉलिडली विद बीजेपी, वो कहीं टच से मस नहीं होते हैं। ओनली प्रॉब्लम वॉज दे वर हार्डली 18 और 19%, तो उस पर तो चुनाव निकलता नहीं, ये प्रॉब्लम था बीजेपी का। कैसे सॉल्व किया बीजेपी ने कि देखिए करीब 40% पीपल आर ओबीसीज। ओबीसी इज नॉट वन कास्ट, देयर मेनी कास्ट, यादव, कुर्मी, लोध एंड सो। तो उन्होंने क्या हुआ कि जैसे यूपी का आई नो, जो यादव से ओनली 9 or 10% आउट ऑफ 40% ओबीसी। एंड ये प्रोपेगेंडा हुआ कि जब चीफ मिनिस्टर होते हैं ये, तो ये यादवों को प्लम पोस्टिंग कलेक्टर और दरोगा ये सब देते हैं, नॉन यादव यानी कुर्मी, लोध को इग्नोर करते हैं। एंड दैट प्रोपेगेंडा सक्सीडेड। अब जैसे अभी डिप्टी चीफ मिनिस्टर केसी मौर्य है क्या, ही इज ओबीसी बट नॉन यादव। तो नॉन यादव ओबीसी 30% लार्जली वेंट ओवर टू, और फिर सिमिलरली they cultivated them. they went to बीजेपी। और नॉन जाटव, ये मायावती जाटव है, विच इज मे बी 50% ऑफ, इनमें भी कास्ट है, आपको नहीं मालूम? सुनिए, आप चीज शेड्यूल कास्ट बहुत सारी है, उसमें कोई अपने को अपर कास्ट शेड्यूल कास्ट मानता है, कोई लोअर कास्ट मानता है। उनमें भी साहब ब्राह्मणों में भी है, ब्राह्मण तो है ही, मगर हम कह रहे हैं जो शेड्यूल कास्ट सबसे नीचे है वो उनमें भी वो क्या कहते हैं कि एक्चुअली काजू साहब, दैट्स ट्रू ऑफ ऑल सोसाइटीज ऑल ओवर द वर्ल्ड, इफ यू आस्क मी। चलिए, मगर ये है कि ये देखिए बिना रेवोल्यूशन के यहाँ सॉल्व नहीं होगा। You think you say reform is not a कुछ solution? नहीं है रिफॉर्म, क्या किसी आप जुडिशल रिफॉर्म करना, जुडिशल रिफॉर्म। जो भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, आई रिमेंबर दत्तू आए थे, CJI हुए, उन्होंने कहा आई विल सी दैट 5 साल में ऑल केसेस इन इंडिया विल बी डिसाइडेड इन 5 years हैं, और क्या कि चल दिए रिटायर हो गए। कोई और आया, उसने अपना प्रोग्राम छोड़ा, कुछ का रिटायर हो गए, चल दिए। तो ये सब, चलिए रिफॉर्म। अच्छा चलिए, अब डोमेस्टिक पॉलिसी से हट के फॉरेन पॉलिसी बात करें। हाँ, फॉरेन पॉलिसी देखिए, फॉरेन पॉलिसी, यू कैन हैव अ स्ट्रॉन्ग फॉरेन पॉलिसी इफ यू हैव अ स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी।
आपकी रिलेटिवली मच वीकर इकॉनमी, तो आपके फॉरेन पॉलिसी में कोई दम वम है नहीं। आप चिल्लाते रहिए कि हम ये हैं, अपने को 30वां विश्व गुरु कहते रहिए, रियल अभी फॉरेन तो मोहन भागवत ने भी कह दिया अभी तो विश्व गुरु बनने में वक्त लगेगा। आप कहते रहिए अपने को विश्व गुरु। फैक्ट इज कि जिस कंट्री के पास स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी होगी उसके पास स्ट्रॉन्ग मिलिट्री होगी। मिलिट्री नेचुरली तो स्ट्रॉन्ग मिलिट्री जिनके पास होगी और स्ट्रॉन्ग, वही स्ट्रॉन्ग उनकी डिप्लोमेसी का कोई मतलब है। आप इस चीज पे मैं आपसे सहमत हूँ पूरे तरीके से। कोई आप में दम नहीं है, कोई उधर से प्रेशर डाल रहे हैं। ट्रम्प साहब हमें आदेश दे रहे हैं कि तुम यहाँ से तेल के लो, आप हम खरीदते, सुनिए, हम तेल खरीदते थे ईरान, सबसे सस्ता ईरान से मिलता था। बिल्कुल। अमेरिका ने कहा मत खरीदो, क्यों मान गए आप उसकी बात? क्योंकि आपके पास जो रीजन आपने कहा कि आपके पास कोई बार्गेनिंग, आप दब गए। यानी अगर आप रियली इंडिपेंडेंट होते, आप कहते हैं अमेरिका से सॉरी वी गेट द चीपेस्ट ऑयल फ्रॉम रशिया के साथ भी यही हुआ। रशिया के साथ भी यही हुआ। तो आप क्यों, इट शोज कि आपकी कोई दम नहीं है आप में। जितना फूफा करें आप, फॉरेन विजिट स्कूप करें, हमारे प्राइम मिनिस्टर वेरी फॉन्ड ऑफ फॉरेन जॉन्ट्स, करते रहिए, मगर फैक्ट इज कि जब तक आपकी स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी, हाईली इंडस्ट्रियलाइज नेशन नहीं बनेंगे, आपकी स्ट्रॉन्ग डिप्लोमेसी नहीं हो सकती है, आप दब जाएंगे। कोई इन्हें आजकल तो आई एम प्रेजिंग ईरान, आई एम बिकम अ ग्रेट फैन ऑफ ईरान, कि अंडर डेवलप्ड कंट्री होते हुए वो इट इज टेकन ऑन द स्ट्रॉन्गेस्ट मिलिट्री पावर ऑन अर्थ एंड not that underdeveloped, one of the most educated countries in the एजुकेटेड। बस सुनिए, तभी मैं एजुकेशन की बात हमेशा करता one हूँ। of the reasons is why they can fight America is the unity of the people. Sure. हम लोग में डिसयूनिटी, हम लोग रिलीजन और कास्ट पे डिवाइडेड है, तो कभी हम लोग दुश्मनों का सामना नहीं कर पाएंगे। जब तक तुम एकजुट नहीं होगे, तुम कैसे? अब देखिए, पर्टिकुलरली आफ्टर द किलिंग ऑफ आयतुल्ला अली खमीनी, उसके ऑल इन्हें अमेरिका ने बहुत और इसराइल ने बहुत कोशिश करी कि कुछ ईरानियंस को वो करो, इंसाइट करो for हाँ, वो सब वेपन भी भेजे, वो सब चला regime change they call it. वो सब कुछ नहीं हुआ। सॉलिडली ईरानियंस आई यूनाइटेड विद द regime. I tell you, I have written an article कि Iran is not just fighting for itself, it is fighting for the It whole is not world. Venezuela, you have written. It's not Venezuela, and it is showing the path to the whole world कि तुम लोग अगर यूनाइट नहीं होगे, तुम कभी नहीं अपने प्रॉब्लम सॉल्व कर पाओगे और दुश्मनों को फेस कर पाओगे। तो ये इंडिया को भी लेसन ईरान से आ रहा है। हम लोग डिवाइडेड हैं, वी फाइट ईच अदर इन द नेम ऑफ रिलीजन एंड कास्ट एंड ऑल दैट। कभी नहीं हम आगे बढ़ सकेंगे। तभी ना, तभी तो we need to change that mindset. हाँ, तो ये इसीलिए That starts with the education system in the classroom. एंड इट स्टार्ट विद द इश्क करो पार्टी। नहीं, इश्क करो तो वही तभी होगा ना जब क्लासरूम में सही एजुकेशन होगी। क्लासरूम में कौन सिखाएगा साहब? हमारे टाइम भी तो टीचर होते थे। वेरी गुड टीचर। तो अभी तो कह रहा हूँ मैं, In our it is time- not a permanent thing ना। अरे भाई, मैं उस जमाने, आई एग्री विद यू, उस जमाने में टीचर्स बड़े डेडिकेटेड होते थे। मैं 1951 में बॉयज हाई स्कूल इलाहाबाद में भर्ती हुआ, 11 साल पढ़ा। वेरी डेडिकेटेड टीचर। वॉट एवर आई एम टुडे, आई टेल यू 80% इज द गिफ्ट ऑफ माई टीचर्स। आई बाउ डाउन टू देम। और आपको भी, आप भी पढ़े, हम लोग के ज़माने में टीचर्स रियली डेडिकेटेड होते थे। Sure. आजकल तो ये क्या बताएं। अबे मैं गया था एक अपने फ्रेंड में इलाहाबाद में, इलाहाबाद के पास गांव है उसका, तो फ्यू ईयर्स बैक, तो मैंने उसके लड़के को बुलाया, गांव में रहता है, मंझनपुर है इलाहाबाद के पास। तो वो 7th क्लास पास करके 8th क्लास में चला गया। मैंने कहा तुम 7th क्लास की अपनी मैथमेटिक्स किताब लाओ। मैंने कुछ सिंपल क्वेश्चन सॉल्व करने को कहे, ही कुड नॉट सॉल्व देम। करेक्ट। बट आई सेड यू हैव बीन प्रमोटेड। असर की रिपोर्ट तो यही कहती है। सुनिए, आई सेड यू हैव बीन प्रमोटेड टू क्लास 8, तुम तो 7th के प्रॉब्लम नहीं सॉल्व। देन आई टोल्ड हिम, एंड ही वाज एन इंटेलिजेंट बॉय। मैंने 2-3 शुरू के क्वेश्चन सॉल्व किए, ही पिक्ड अप एंड ही सॉल्व द रेस्ट। तो ऐसा कि तुमको ये सब सिखाया नहीं टीचर ने? बोला मास्टर साहब ठेकेदारी करने लगे हैं। जब टीचर हैड लेफ्ट जॉब एंड बिकम अ कॉन्ट्रैक्टर, दूसरा टीचर आता नहीं है। ये हाल है आपकी एजुकेशन का। That's the foundation. एक कॉलेज है, सुनिए, इलाहाबाद में अच्छा कॉलेज है, एक ज़माने में बड़ा अच्छा माना जाता था, CAV इंटर कॉलेज। उस एक ज़माने में बड़ा अच्छा कॉलेज। मैं गया, व्हेन आई वाज इलाहाबाद जज ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट, आई वेंट टू विजिट इट। देखा क्लास में 300 स्टूडेंट। आई सेड हाउ कैन 300 स्टडी इन वन क्लास?
वो नाम के लिए स्टूडेंट्स हैं, वो आते जाते नहीं. रियल ट्यूशन इज एट होम. वो रियल अर्निंग ऑफ द टीचर इज बाय डूइंग गिविंग ट्यूशन एट होम. ये आपकी एजुकेशन का हाल हो गया है इन लार्ज पार्ट्स ऑफ इंडिया. That's the root cause according to me. कोई टीचर तो दे टीचर फॉर मेकिंग मनी. मैंने कहा ये 300 स्टूडेंट्स कैसे आपने एडमिट किए, जबकि रूल्स परमिट नॉट मोर देन 40 और 50 स्टूडेंट्स. रूल्स में था. मैंने पूछा प्रिंसिपल से, आई वॉज जज ऑफ द हाई कोर्ट, कि रूल में है कि 40 या 50 स्टूडेंट ज़्यादा, आपने कैसे 300 स्टूडेंट एडमिट किए. बोले वो नेताओं का प्रेशर होता है, ये वो देखो. अब बताओ कि नेताओं के प्रेशर आया तो आपने एडमिट. 300, हाउ कैन यू टीच? There are sometimes 90 students to one teacher. तो कैसे कैसे पढ़ाई होगी भाई. अमेरिका में जाता हूँ, माई चिल्ड्रन आई थिंक 20-25 स्टूडेंट्स इन अ क्लास मैक्सिमम. इंडिविजुअल अटेंशन देना पड़ता है. हम थे स्कूल में, मुझे इंडिविजुअल अटेंशन मिला, दैट इज़ वाई आई प्रोग्रेस. मगर ये बच्चों का क्या हाल. 90% स्कूल, आई एम नॉट सेइंग 100%, देयर सम गुड स्कूल, मगर 90% स्कूल का ये हाल है. क्या आप एजुकेशन की बात करें? एजुकेशन इज गॉन टू डॉग. कुछ पहले तो ऐसा हाल नहीं होता था, इसीलिए. अरे भाई मैं आई एग्री विद यू. हम लोग के तो ये क्यों हुआ है? धीरे धीरे मॉरल मोरालिटी गिरती गई. एंड देखिए आप के ज़माने में, मेरे ज़माने में, हम लोग स्कूल में थे, बड़े अच्छी डेडिकेटेड टीचर होते थे. आई रिमेंबर हम लोग जो होमवर्क दिया जाता था, नेक्स्ट डे कॉपी सबमिट करनी पड़ती थी. जो घर पे होमवर्क किया, टीचर एग्जामिन करते थे कि अब कहीं गलती की, दे वुड कॉल एंड से देखो तुमने यहाँ गलती कर दी. कितना इंडिविजुअल अटेंशन. यू हैव टू गिव इंडिविजुअल अटेंशन. यहाँ तो भेड़ बकरी जैसे आप ट्रीट कर रहे हैं. पेपर लीक होते हैं ना यहाँ तो. अब आप बात आ जाएंगे लीक पेपर में, जो कॉकरोच जनता पार्टी की बात कर रही है, आप उसी पे आ जाएंगे. कॉकरोच जनता पार्टी की बात नहीं वो है. तो कह रहे हैं ना कॉकरोच जनता पार्टी. वो तो उनका मुद्दा है, लेकिन पेपर लीक तो 2000 मतलब के 14 से सबसे ज़्यादा लीक हुए हैं. 11 बार तो लीक हुए हैं पेपर. देखिए लीकिंग इज बिकॉज ऑफ करप्शन. तो फिर तो करप्शन सब जगह है, ये फैल गया है सब तरफ. अब आई ओनली करप्शन. आपके जुडिशरी में शांति भूषण फाइल्ड एन एप्लीकेशन इन सुप्रीम कोर्ट इन 2009 in which he named, he said out of 16 former CGIs, 8 are corrupt, definitely corrupt. 2 are there's a doubt about them, and 6 are definitely honest. नाम दिए उन सबके सील्ड एनवेलप में. और उसके बाद अदर CGIs आए, उनके बारे में बड़ा क्वेश्चन मार्क. ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, नॉट मुंसिफ्स. उनका कितना लेवल ऑफ करप्शन. हमारे बड़े बड़े अच्छे जज हुए पुराने. I agree, there have been good judges also. I am not saying all judges are corrupt. बट सिस्टम खराब हो चुका है. बट प्रोपोर्शनेटली बढ़ गया ना. देखिए प्रोपोर्शनेटली करप्शन बढ़ता जा रहा है. सी द थिंग इज के यू आर इन डिस्पेयर एंड आई लिव ऑन होप. दैट्स द डिफरेंस. नो, आई एम लिव इन होप आल्सो. आई लिव इन 100 टाइम मोर होप देन यू. नो, आई हैव होप इन इवन इन द प्रेजेंट सिस्टम, नो मैटर हाउ टेरिबल इट इज. नहीं, आई एम अगेंस्ट दिस सिस्टम. इट हैज टू बी. सुनिए मेरी बात. देयर इज अ स्टेटमेंट, आई डोंट नो हु सेड, देयर इज नो कंस्ट्रक्शन विदाउट डिस्ट्रक्शन. आपको डिस्ट्रॉय करना है ये सिस्टम इफ यू वांट टू बिल्ड अ बेटर सिस्टम. ये दिस सिस्टम इज लाइक अ बिल्डिंग विच हैज बिकम सो डिलेपिडेटेड कि इसका कोई रिपेयर अब नहीं हो सकता. आप चक्कर में, अच्छा आपकी ओपिनियन है कि रिपेयर हो सकता है, मेरी ओपिनियन में इट हैज बिकम सो डिलेपिडेटेड कि आप इसको डिस्ट्रॉय करो और फ्रेश बिल्डिंग. दैट्स द डिफरेंस. हां, दैट इज डिफरेंस. दैट्स द डिफरेंस. बट ऑन दैट डिफरेंस, हां, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर. माय प्लेजर. शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद.